हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर एब्सोल्युटली गुड एंड फाइन। स्टूडेंट्स, मैं आपका शिवम भैया, साइंस फैकल्टी, आपके अपने प्लेटफॉर्म यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर आपको दिया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आइए पूरा जोश और जुनून के साथ सेकेंड लेक्चर को भी एकदम आसान तरीके से पढ़ते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स एकदम तैयार हो जाइए, रेगुलर बेसिस पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही चलिए लेकिन चलते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो आइए, हमारा जो सेकेंड लेक्चर होने वाला था वो कहां से था स्टूडेंट्स। अगर आप फर्स्ट लेक्चर जाकर देख लेंगे तो इसके पहले के सभी टॉपिक्स क्या हुए हैं, कवर किए जा चुके हैं। तो हमारा सेकेंड लेक्चर कहां से था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उसके एग्जाम्पल के साथ बहुत ही मजेदार तरीके से देखेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें एक मूवी की तरह होता है। अगर आप ट्रेलर देख लिए तो उसके बाद ट्रेलर देखने के बाद अगर आप मूवी नहीं देखेंगे, पिक्चर नहीं देखेंगे तो मजा कभी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक मूवी की तरह ही होता है साइंस। अगर आप ट्रेलर देखकर सिर्फ चले जाएंगे तो कभी मूवी का मजा पूरा नहीं आएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, पहला बोल रहा है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी कि आप लोग पढ़े होंगे कंबाइन। कंबाइन यानी कि क्या होता है, कंबाइन मतलब होता है जुड़ना। यानी कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में क्या होगा, कंबाइन किया जाएगा। किसका, अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन है तो कहीं ना कहीं इसमें एलिमेंट या सब्सटेंस क्या होंगे, कंबाइन करके फॉर्म किए जाएंगे। किसी न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करेगा, नए प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस को फॉर्म करेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप समझते हैं। कह रहा है कि द रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स। अगर आप फर्स्ट लेक्चर जब इसका पढ़ लेंगे तो आपको बहुत इजी वे में पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। बोल रहा है स्टूडेंट्स कि द रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, क्या, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। बोल रहा है कि वह रिएक्शन जिसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक, बोल रहा है यहाँ पे टू आर मोर रिएक्टेंट्स, यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल एक हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या बोला है, जब टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करके किसी नए सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए मैं लेता हूं आपके पास क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब इसको हम लोग फॉर्म करेंगे तो यहां पे बनाएगा H2O। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, किसी भी रिएक्शन को बिना बैलेंस किए नहीं छोड़ना है, बैलेंस जरूर कर देना है। तो इसे भी अगर हम बैलेंस करेंगे स्टूडेंट तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारा 2 और यहाँ पे भी आएगा 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या किया है, एक साथ कंबाइन करके क्या बनाया है, वाटर का फॉर्म किया है। यानी कि बोल रहा है कि द रिएक्शन इन विच two or more than two reactants combine to form a single product, या फिर नया प्रोडक्ट जब फॉर्म करेगा, बस मैटर है स्टूडेंट कि सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म करेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, आगे अधिक प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं बट इसके टाइप अलग है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट ही क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक, तो आप लोग को आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल सहित स्टूडेंट एकदम अच्छे से समझते चलिए। ठीक है, अगला आता है हमारा स्टूडेंट
डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन डीकंपोजिशन यानी कि डीकंपोज मतलब क्या होता है, तोड़ना, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें रिएक्शंस में जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम यहां समझते हैं हम लोग, देखते हैं। बोल रहा है कि द रिएक्शन, क्या बोल रहा है, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स स्प्लाइट्स, यानी कि वह रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड, यानी कि टू और मोर देन टू एलिमेंट जब फॉर्म होते हैं तब क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो बोल रहा है कि द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लाइट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, यानी कि जिस रिएक्शन में या फिर वह केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड क्या करता है, अपने आप को डीकंपोज करके क्या करता है स्टूडेंट्स, स्प्लाइट करके टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, यानी कि दो या उससे अधिक क्या कर लेगा, सिंपल सब्सटेंस में बदल जाएगा। यानी कि कोई कंपाउंड अपने आप को स्प्लाइट करके डीकंपोज करके दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में क्या करेगा, अपने आप को फॉर्म कर लेगा। जैसे आइए एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप को जैसे ही डीकंपोज करेगा तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे स्टूडेंट्स आपको समझा दे एकदम इजी वे में, कैसे आपको पता चलेगा कि इधर यही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे क्या करता है, अपने आप को स्प्लाइट करता है रिएक्शन करके, स्प्लाइट जैसे ही करता है, यहाँ पे क्या होता है, स्प्लाइट जैसे करेगा तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कैल्शियम और ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल चुका है, यानी कि आपके पास लास्ट में क्या बचा, CO2 बना। ऐसे ही फार्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट, एक कैल्शियम कार्बोनेट, आपसे मैं बोला हूं कंपाउंड किसे कहते हैं, जब टू और मोर देन टू एलिमेंट मिलते हैं तब क्या बनता है, कंपाउंड का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कार्बन एक अलग, सॉरी कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, यानी कि तीनों एलिमेंट एक साथ जुड़े हैं तो क्या बन गया है, कंपाउंड बन गया है। अगर आप 9th पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से पता होगा, जब एक साथ दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलते हैं तब क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे होंगे दो या दो से अधिक एलिमेंट जब मिले हैं तो कंपाउंड बन गया है। तो वही बोल रहा है, जब कंपाउंड क्या करे, अपने आप को स्प्लाइट कर दे, डीकंपोज कर दे, और क्या करे, अपने आप को दो या दो से अधिक क्या करे, दो या दो से अधिक क्या करे, सिंपल सब्सटेंस में अपने आप को तोड़ दे, उसी को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कंपाउंड क्या किया है, अपने आप को दो छोटे छोटे सब्सटेंस में क्या किया है, तोड़ दिया है, डीकंपोज कर दिया है, स्प्लाइट कर दिया है। यहां तक समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट भी करते चलिए कि जिससे आपको एकदम अच्छे तरीके से पता चल सके, और एग्जाम में अगर ऐसे आता है तो एज इट इज आपको ऐसे ही लिख कर आना है, एकदम फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं नंबर जाने वाला नहीं है भाई, बस जोश और जुनून से एकदम पढ़ते रहना। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट भी करते चलिए। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट क्या, थर्मल, क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन, यानी कि स्टूडेंट्स ये क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो पहला है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है, पहला थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन का क्या है स्टूडेंट, है पार्ट है। ठीक, पहला है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बोल रहा है कि व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि वह डीकंपोजिशन, सबसे पहले आप लोग समझिए, फर्स्ट लेक्चर अगर आप पढ़े होंगे तो पता चलेगा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। सेकेंड लेक्चर में आपने पढ़ना स्टार्ट किया कि टाइप ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, दूसरा आपने पढ़ा डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, कंपाउंड स्प्लाइट कर रहा था,
अब उसके प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, उसके टाइप पढ़ेंगे, यानी कि उसके टाइप में भी हम लोग जो टाइप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अगर डिकम्पोजिशन का टाइप है तो इसमें भी कंपाउंड क्या होगा, स्प्लाइट करेगा। बट मैटर ये है, आप जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ लेंगे तो एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। मैटर ये है कि किस कैटलिस्ट के द्वारा वो टूटेगा, किस कैटलिस्ट के द्वारा वो स्प्लाइट करेगा। ठीक है, अब बात ये आती है, तो पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। बोल रहा है कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके द्वारा स्प्लाइट हो, किसके द्वारा, किसके द्वारा भाई, हीटिंग के द्वारा। किसके द्वारा, हीटिंग के द्वारा, यानी कि वह केमिकल रिएक्शन जो क्या हो, डिकम्पोज हो जाए, किसके द्वारा, हीट के द्वारा। क्या हो जाए, हीट के द्वारा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा जो कैटलिस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा भाई, क्या होगा, हीट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम लोग क्या, यहाँ पे आयरन सल्फेट में जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इसको हीट में लाते हैं, ये क्या बनाता है, Fe2O3 SO2 प्लस SO3। क्या करता है, जैसे ही इसको हीट में हम लोग लाते हैं, जैसे हीट के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, वैसे ही क्या होता है, Fe2O3 बनाता है, SO2 बनाता है और SO3 बनाता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर अगर देखेंगे तो मैंने बताया है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बिना बैलेंस किए, बिना उसका फिजिकल स्टेट लिखे मत छोड़िएगा। जैसे फिजिकल स्टेट यानी कि किस स्टेट में है वो, सॉलिड, लिक्विड, गैस किस में है। ठीक है, अब अगला है हमारा स्टूडेंट क्या, इलेक्ट्रोलिटिक। क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वह डिकम्पोजिशन, यानी कि वह रिएक्शन जिसमें क्या हो, डिकम्पोज करे, कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वह केमिकल रिएक्शन जो क्या करे, अपने आप को डिकम्पोज करे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि स्टूडेंट्स, जब हम लोग H2O क्या करते हैं, H2O को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें कैरी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें पासिंग करते हैं, जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वो क्या करता है, अपने आप को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करता है, स्प्लाइट कर देता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जब कोई भी डिकम्पोजिशन जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगी तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। यही कैटलिस्ट है भाई, ये रिएक्शन किसके द्वारा हो रहा है उसी को कैटलिस्ट बोलते हैं। तो हमने पढ़ा, एकदम अच्छे से पढ़ा कि हम लोग डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं। डिकम्पोजिशन यानी कि उसमें स्प्लाइट ही होगा, इतना तो सबको पता है, बट किसके हेल्प से होगा उसके प्रकार को हम लोग पढ़ते हैं। तो आपने पहला पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब अगला देखते हैं। आशा करता हूं स्टूडेंट एकदम आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं एकदम अच्छे से आपको क्या समझ में सब आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्या है स्टूडेंट हमारा, अगला क्या है, अगला है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन समझेंगे, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि वह केमिकल रिएक्शन या फिर वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सबसे पहले सब केमिकल रिएक्शन के ही पार्ट है भाई, इसको समझिएगा। आप लोग जैसे मन करे वैसे बोल सकते हैं। वह केमिकल रिएक्शन या फिर वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो क्या करे, अपने आप को डिकम्पोज करे, स्प्लाइट करे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब कोई केमिकल रिएक्शन अपने आप को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन आपने पढ़ा, फिर उसके प्रकार आप पढ़ रहे हैं, टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला आपने थर्मल पढ़ा। थर्मल यानी कि जब कोई रिएक्शन में क्या होता है, अपने आप को कोई कंपाउंड स्प्लाइट करता है विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट के द्वारा जब स्प्लाइट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा क्या है, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि जब कोई कंपाउंड अपने आप को स्प्लाइट करेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक
डिकम्पोजिशन। तीसरा क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि जब कोई कंपाउंड अपने आप को स्प्लाइट करेगा, डिकम्पोज करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जब सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपने आप को क्या करता है, स्प्लाइट करता है, उसे क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पे मैंने इसके पहले कई बार एग्जांपल दिया है, AgCl 2AgCl क्या करता है अपने आप को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो स्टूडेंट यहां मैं लिख रहा हूं सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, यही क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट यानी कि वह रिएक्शन किसके द्वारा हो रहा है, और वही बताएगा कि रिएक्शन फास्ट करेगा कि स्लो करेगा। ठीक है, सनलाइट। अब क्या हुआ यहाँ पे, AgCl क्या करता है, जैसे सनलाइट की उपस्थिति में आता है अपने आप को क्या करता है, सिल्वर और क्लोराइड में क्या करता है, स्प्लाइट कर देता है। आशा करता हूं यहां तक आप लोग को एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। यहां तक समझ में आ गया होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट भी करते चलिए, एकदम अच्छे से समझते चलिए। अगर कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट में जरूर कमेंट करना भाई कि शिवम भैया हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं अगला टॉपिक। बहुत ही शानदार टॉपिक है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहां से किसी न किसी चीज को क्या है, डिस्प्लेस किया जाएगा। यानी कि भाई लाइफ में याद रखना, अगर डिस्प्लेस नहीं होना है तो भाई मोर रिएक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि अधिक क्रियाशील हमेशा होना पड़ेगा। आज की लाइफ में पैसे की बहुत जरूरत है मेरे दोस्त, पैसे की बहुत जरूरत है। अगर आज पैसा ना रहे तो घर से निकाल दिए जाओगे। तो कुछ ऐसा ही एग्जांपल से यहाँ पे हमारे पास भी होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे किसी का डिस्प्लेस किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। तो आओ इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। बोल रहे हैं भाई यहाँ पे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब किसी केमिकल रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मैं बोला हूं भाई अधिक क्रियाशील होना बहुत जरूरी है, यानी कि अपने पास पावर होनी बहुत जरूरी है, चाहे जैसे भी हो, पैसे की हो चाहे अपनी पदवी की हो, लेकिन पावर होना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। ऐसा ही कुछ रिएक्शन से हम लोग अभी अपने लाइफ से इसको समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। बोल रहा है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या बोल रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि बोल रहा है स्टूडेंट कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो अधिक क्रियाशील है, जो मजबूत वाला है, वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव है उसको क्या करेगा, वहां से डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहां पे देख रहे होगे, यहां पे क्या है, यहां पे देखना, यहां पे क्या है, हमारे पास लोहे की एक कील है। ठीक है, इसको समझने के लिए हिंदी में दिया हूं तुमको, एक लोहे की कील है, ठीक है, आयरन की बनी होती है, उसको एक सॉल्ट सॉल्यूशन में मैंने डुबोया, सॉल्ट सॉल्यूशन में मैंने डुबोया। अब वो क्या है, पहले आयरन है, आयरन है, जैसे ही उसको क्या करते हैं, कापर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, डुबोते हैं, क्या करते हैं, जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, जैसे ही इसको यहां से हम क्या करते हैं, डुबोते हैं, जैसे ही इसको क्या करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन में जैसे ही हम लोग इसको डुबोते हैं, यहां पे क्या होता है, आयरन एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है भाई, कॉपर सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन है। जैसे ही इसको आयरन को हम लोग इसमें डुबोते हैं, ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट उसका रंग को हरा कर देता है। यानी कि जो यहां पे क्या है, जो हमारा आयरन है, आयरन है मेरे दोस्त, वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव है। और यहां पे जो कॉपर है मेरे दोस्त, ये क्या है, क्या है, लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस रिएक्टिव है। यही होता है भाई हमारे लाइफ में भी, मोर रिएक्टिव वाले को सब अपनाना चाहते हैं और लेस रिएक्टिव वाले को सब डिस्प्लेस कर देना चाहते हैं। तो भाई इसीलिए कह रहा हूं, हमेशा मोर रिएक्टिव बनना, आयरन की तरह बनना, कॉपर की तरह नहीं। भाई अगर आयरन की तरह रहोगे
तो दूसरों को क्या कर सकते हो, डिस्प्लेस तुम खुद कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आयरन ने किया है। तो भाई हमेशा अधिक क्रियाशील रहना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी मैटर में हो, दोस्ती में, यारी में, पैसे में, पदवी में, हर जगह क्या करो, मोर रिएक्टिव ही रहो, अधिक क्रियाशील ही रहो। अगर पैसे वाले रहोगे तो वो भी पूछेगी, अगर नहीं रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा। समझ रहे हो बात को, एकदम अच्छे से पकड़ रहे होगे, ठीक है। तो भाई मोर रिएक्टिव होना बहुत जरूरी है। सेम इस रिएक्शन में यही हुआ है। यहाँ पे आयरन क्या है भाई, आयरन मोर रिएक्टिव है, जो यहाँ पे क्या किया है, जैसे ही हम लोग, जैसे ही इसको क्या किए हैं, आयरन को जैसे ही क्या किए, इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही डालते हैं, ये रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है भाई, हरा हो जाता है। यानी कि ये आयरन क्या करता है, आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कर देता है और कॉपर को अकेले छोड़ देता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, आयरन अधिक क्रियाशील मोर रिएक्टिव होने के कारण कॉपर का जगह खुद ले लेता है और कॉपर को वहां से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। भाई लाइफ में याद रखना, मोर रिएक्टिव होना बहुत जरूरी है, चाहे जिस भी मैटर में हो, मोर रिएक्टिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो भाई मैंने बोला था, अगर ट्रेलर देख रहे हो तो मूवी में बहुत मजा आने वाली है, बस अच्छे समझते चलना, बहुत मजा आएगा। अभी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। अगर अच्छे नहीं रहे, मजबूत नहीं रहे, वो भी छोड़ के चली जाएगी, पता नहीं चलेगा। भाई मोर रिएक्टिव होना बहुत जरूरी है लाइफ में, हर मैटर में होना जरूरी है। आएगा कोई क्या मोर रिएक्टिव वाला आएगा, लेके चला जाएगा, तो मुंह देखते रह जाओगे। भाई मोर रिएक्टिव होना बहुत जरूरी है, लेस रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे। मोर रिएक्टिव वाला मतलब समझ रहे हो, अधिक पैसा वाला आएगा, लेके चला जाएगा। भाई समझ रहे हो, अच्छे से समझते चलना। तो यहाँ पे समझ गए, कॉपर सल्फेट के जैसे ही सॉल्यूशन में क्या करता है, आयरन को जैसे हम लोग डुबोते हैं, वहां पर रंग क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाती है। यानी कि सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का जो विलेयन था, अब आयरन उसका जगह ले लिया। यानी कि जैसे ही आयरन मोर रिएक्टिव है, वहां पे रंग क्या होता है, पूरा बदल जाता है। ठीक है भाई, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखते हैं अगला टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोल रहा है कि रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। बोल रहा है कि वह रिएक्शन जिसमें क्या हुआ है, न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होंगे बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। यानी कि कुछ आयंस के कारण एक्सचेंज होकर के नए 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 कंपाउंड बनेंगे या फिर नए एलिमेंट बनेंगे, वही क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। किसके द्वारा, आयंस के। यहां पे ध्यान देना, आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी कि किसी दो कंपाउंड्स के आयन के बीच क्या होगा, ये फॉर्म होगा, फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। एक्सचेंज ध्यान देना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि आयंस के एक्सचेंज से, आयन के आदान प्रदान से क्या होगा, यहाँ पे नए सब्सटेंस यानी कि न्यू कंपाउंड्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। जैसे Na2 पे क्या होता है भाई, प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। अब ये BaCl, Ba पे क्या होता है, प्लस होता है, Cl पे क्या होता है, माइनस होता है। ये अपने आप में क्या करेंगे, Na2 पर प्लस, इस पे माइनस, ठीक है। किसी पे 2 का माइनस, किसी पे प्लस का। तो हमें बस आयन को समझना है, कैसे माइनस करके, कैसे प्लस करके अपने आप को क्या करेगा, म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज करके अब यहाँ पे क्या होगा, Ba पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को म्यूचुअल एक्सचेंज करके इधर क्या करेगा, नए सब्सटेंस को, नए कंपाउंड को क्या करेगा, फॉर्म कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, Na2SO4 BaCl। अब यहाँ पे देख रहे हो, Na क्या हुआ है, NaCl के साथ जुड़ गया है, और Ba क्या है, SO के साथ जुड़ गया है, ठीक है भाई। तो ध्यान देना, Na2SO4 BaCl, ठीक है। यहाँ पे SO4 रहेगा, ठीक, SO4 रहेगा, ठीक। आ गया समझ में। चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि बोल रहा है कि वह केमिकल रिएक्शन, यानी कि वह रिएक्शन जिसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा।
क्या होगा, हीट रिलीज होगा। किसमें, जब प्रोडक्ट का नया फॉर्मेशन होगा उस समय। यानी कि जब कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करके, रिएक्शन करके जब प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा उसी समय क्या होगा, क्या होगा भाई, यहां पे देख लो क्या बोल रहा है, रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जैसे ही रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्शन करके प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे उस समय क्या होगा, तुम्हारा हीट रिलीज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई यहाँ, हीट क्या होगा, रिलीज होगा। यानी कि वह केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे वैसे ही प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देख लो CH4 मीथेन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन, हम लोग जैसे ही मीथेन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने के बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, साथ में क्या निकलता है भाई, हीट। वही बोल रहा है कि वह रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगा, रिलीज होगा विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा उसी समय हीट भी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, हीट भी रिलीज हो रहा होगा। ठीक है, तो भाई आशा करता हूं ये भी टॉपिक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छे से बस समझते चलो भाई, और वीडियो को पॉज करके नोट करते जरूर चलना। ठीक है, अब है इंडोथर्मिक रिएक्शन, जस्ट इसका उल्टा है भाई, एक्सो का जैसे ही उल्टा क्या होता है, एक्सो, समझ सकते हो, एक्सो यानी कि जो बोल रहा है, यानी कि एक्सो यानी कि इसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी, निकलेगी। एक्सो यानी कि जो, यानी कि इसे समझ सकते हो, एक्सो यानी कि जो, यानी कि हीट क्या होगा, इसमें रिलीज होगा यानी कि निकलेगा। ठीक है, अब अगला बोल रहा है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि स्टूडेंट्स वह केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एनर्जी की जरूरत हमें पड़ेगी, किसके किसके रूप में, हीट के रूप में। यानी कि हमें हीट की जरूरत पड़ेगी, लाइट आर इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि किसी भी, क्या बोल रहा है, किसी भी रिएक्शन में हमें क्या होगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो लाइट हो सकता है, चाहे वो हीट हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। आगे समझ में, वो किसी के भी रूप में हमें क्या होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की रिक्वायर पड़ेगी, चाहे वो लाइट के फॉर्म में हो सकता है, चाहे हीट के फॉर्म में हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है स्टूडेंट हमारा, यहाँ पे ध्यान देना, अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन, यानी कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। यानी कि जब किसी रिएक्टेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है भाई, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हुआ है, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हुआ है भाई, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है वैसे CO2 फॉर्म हुआ है। बोल रहा है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, यानी कि जब किसी रिएक्टेंट में हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। या फिर दूसरा बोल रहा है कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट, यानी कि जब किसी रिएक्टेंट से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे रिएक्टेंट पहले हाइड्रोजन के साथ था, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया, इसको रिमूव भी कर दिया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंदी में लिखा है भाई, इसको हीट कर लेना, इसको हीट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हीट हीट दोनों जगह कर लेना है। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि या तो किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ेगा तब भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर किसी रिएक्टेंट से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। आगे समझ में भाई, समझ में आ रहा होगा तो भाई शेयर करना नहीं भूलना। बोला हूं टेलर देख के बस नहीं जाओ, पिक्चर अभी बहुत बाकी है, अभी और शानदार शानदार टॉपिक अभी हमें पढ़ना है। बस कुछ देर की और बात है, 10 से 15 मिनट और चैप्टर एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा भाई। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि बोल रहा है जब किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ेगा तब भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर जब किसी रिएक्टेंट से हाइड्रोजन रिमूव होगा उसे भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तुम्हारे पास दोनों के एग्जांपल हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट क्या,
रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। यानी कि जस्ट इसका अपोजिट है भाई, जैसे एक्सो का इंडो अपोजिट था वैसे ऑक्सीडेशन का रिडक्शन अपोजिट है। बोला है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि भाई वहां पे रिएक्टेंट में कौन ऐड हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। यहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा। यानी कि किसी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड होगा भाई, हाइड्रोजन ऐड होगा, और किसी रिएक्टेंट से ऑक्सीजन रिमूव होगा। यानी कि भाई जस्ट उसका उल्टा। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ध्यान देना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इससे अलग हो रहा है। ध्यान देना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ? रिएक्टेंट के साथ जुड़ रहा है। और यहाँ पे देखो, पहले ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन क्या हुआ? रिमूव हो रहा है रिएक्टेंट से। तो बोल रहा है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, यानी कि जब किसी रिएक्टेंट से हाइड्रोजन क्या होगा, या फिर जब किसी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन क्या होगा? एडिशन होगा, तब भी बोलेंगे उसे क्या? रिडक्शन। और जब किसी रिएक्टेंट से क्या होगा? रिमूव होगा। कौन कौन होगा रिमूव भाई? ध्यान देना, जब किसी रिएक्टेंट से रिमूव होगा क्या? ऑक्सीजन। यानी कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, तब उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा, उसे रिडक्शन बोलेंगे। भाई आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। भाई बार बार कह रहा हूं, जहां नहीं समझ में आया कमेंट में एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है? कमेंट में एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन है भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिख लेना, और यहाँ पे रिडक्शन। यहाँ पे क्या है? रिडक्शन, ठीक है? यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और बीच में क्या करना भाई? हीट कर लेना, ठीक है? हीट कर लेना। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं अगला टॉपिक। बहुत ही शानदार टॉपिक कोरोजन आ गया भाई। अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ अब बढ़ रहे हैं भाई, लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि व्हेन ए मेटल एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर, क्या बोल रहा है? एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर एसिड, यानी कि जब कोई मेटल क्या होता है? एक्सपोज करता है, यानी कि उसके साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? मॉइस्चर, एयर और एसिड के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट करता है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ए लेयर हाइड्रेटेड ऑक्साइड, उसका लेयर जो है वो क्या होता है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो जाता है, इज फॉर्म्ड, हाइड्रेटेड हो जाता है, इज फॉर्म्ड विच वीकेंस द मेटल एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। उसके कारण वो क्या होता है? वो मेटल अपनी अपनी शक्ति को क्या करता है? खो देता है। जैसे ही वो उसकी उपस्थिति में आता है, जैसे ही मेटल क्या होता है? मॉइस्चर के, एयर के, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे, जब कहीं घर के बाहर कोई लोहा ही हो, अगर आप उसे बारिश में छोड़ देते हैं या फिर कहीं नमी स्थान पे, मॉइस्चर जगह पे छोड़ देते हैं, तो क्या करता है? हवा से रिएक्ट कर लेता है, या फिर भीगा रहेगा तो उससे रिएक्ट कर लेगा। रिएक्ट करके क्या करता है? उसमें कोरोडेड हो जाता है, यानी कि आप लोग अपनी भाषा में मूर्छा लगना, जंग लगना उसको बोलते हैं। जंग लग जाता है, और जैसे स्टूडेंट जंग लग जाता है, आपको भी पता होगा वो अपनी शक्ति को क्या करता है? धीरे धीरे खो देता है। जैसे पहले नया रहता है तो आप उसे तोड़ नहीं पाते हो, लेकिन जैसे जंग लगता है उसको पकड़ के तोड़ देते हो, क्योंकि वो अपनी क्या करती है? शक्ति को खो देता है। भाई अपनी भी लाइफ में जब शक्ति खो दोगे तो कोई मोड़ के तोड़ के चला जाएगा। वैसे ही सेम हमारे लोहा के साथ, लोहा क्या है? एक प्रकार का मेटल है। आयरन क्या है? एक प्रकार का मेटल है। तो भाई जब ये मॉइस्चर के साथ, एयर के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि उसकी उपस्थिति में आता है, तो क्या होता है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो जाता है। हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो जाता है, जिसके कारण क्या करता है? वीकेंस द मेटल, मेटल अपने आप को क्या करता है? कमजोर फील करने लगता है, यानी कि अपनी एनर्जी को खो देता है। हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। और वो मेटल क्या होता है? कोरोडेड, यानी कि वो जंग लग जाता है उस पे। आगे समझ में। अगला बोल रहा है कि रस्टिंग, जैसे एग्जाम्पल में बोल रहा है भाई, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है?
एग्जाम्पल में बोला है रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने बताया ही है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। यानी कि आप देखे होंगे चांदी का सामान क्या होता है, धीरे धीरे काला हो जाता है, या फिर कॉपर धीरे धीरे हरा हो जाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने अभी लोहा पे जंग लगना बताया ही है आपको, लोहे पे जंग लगना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर का काला धीरे धीरे पड़ जाना, एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे क्या होना, अभी मैंने एग्जांपल अभी मैंने बताया है, धीरे धीरे वहां पे क्या कॉपर सल्फेट का जैसे ही सॉल्यूशन था उसमें जैसे ही आयरन जाके मिला है मोर रिएक्टिव वाला, वहां पे रंग उसकी क्या हो गई है, हरी हो गई है। उसी तरह कॉपर पे क्या होना, ग्रीन रंग चढ़ जाना, आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के एग्जाम्पल है भाई। बोल रहा है कि कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई गैल्वेनाइजेशन, कोरोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, जंग लगने को हम लोग दूर कर सकते हैं, किसके द्वारा, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा और अप्लाइंग पेंट के द्वारा। गैल्वेनाइजेशन यानी कि स्टूडेंट्स उस पे क्या करके, उसके परत को चढ़ा करके, आप लोग देखते हैं चांदी पे सोने पे उसके परत को चढ़ा दिया जाता है, जिससे वो क्या करता है, नहीं खराब होता है, यानी कि लोहा लोहे की तरह ही लहराता है। अगर उस पे हम लोग पेंट कर दें, पॉलिश कर दें, गैल्वेनाइजेशन कर दें तो क्या होगा, खराब नहीं होगा। वही बोल रहा है कि कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि स्टूडेंट्स उस पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उस पे प्लेट चढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, प्लेट चढ़ा दिए थे, यानी कि जिस चीज का वो बना होता है उसी को क्या किया जाता है, कॉपी करके, मतलब सेम उसी के टाइप का क्या किया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, ठीक। अप्लाइंग पेंट, या फिर पेंट कर दिया जाता है, या फिर पॉलिश कर दिया जाता है, जिसको आप लोग पॉलिश करना या फिर ग्रीस लगाना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जंग लगा हुआ है, और यहाँ पे न्यू वाला है, यहाँ पे क्या हो गया है, कोरोडेड हो गया, यानी कि हाइड्रेटेड ऑक्सीजन हो गया है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो गया है। आगे समझ में स्टूडेंट, आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आप लोग को आ रहा होगा। अब इतने इजी वे में कैसे आप लोग पढ़ेंगे, इतना शानदार नोट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स नोट भी करते चलिए, अच्छे से समझते भी चलिए। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। अगला टॉपिक क्या है स्टूडेंट, रेंसिडिटी। बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड आयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, यानी कि बोल रहा है स्टूडेंट्स, जब किसी ऑयली चीज को आप लोग क्या करते हैं, जब किसी ऑयली चीज को आप क्या करते हैं, एक्सपोज टू एयर, जब कोई ऑयली चीज को एयर में रख देते हैं या फिर वो एयर से एक्सपोज कर लेता है, तब वो क्या होता है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी यानी कि इसको बोलते हैं स्टूडेंट गंध आना, विकृत गंधिता। जैसे आप अपने घर में कोई फैटी चीज को, ऑयली चीज को, जैसे अचार होता है, खटाई होता है, उसे क्या करते हैं आप, अगर छोड़ देते हैं किसकी उपस्थिति में, जब कोई फैटी चीज को या फिर ऑयली चीज को क्या करते हैं, एयर में छोड़ देते हैं, तो छोड़ देने से वो क्या होता है, रेंसिडिटी, यानी कि वो विकृत गंधिता, यानी कि गंधित हो जाता है, महकने लगता है। इट लीड्स टू बैड स्मेल, जिसके कारण वो क्या करता है, बैड स्मेल देने लगता है, एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, और उस खाने में, यानी कि उस चीज को जब हम लोग खाते हैं तो बैड टेस्ट होता है भाई, थोड़ा बेकार लगता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ होगा तो आप देखे भी होंगे, जान भी रहे होंगे, कई तो इसी में खाए भी होंगे भाई, कई लोग तो इसी में खाए भी होंगे, वही बैड वाला ही, बैड टेस्ट वाला ही, बैड स्मेल वाला ही, ठीक है भाई। खाए हो तो ठीक है, तब तो एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी खाए होगे तो स्मेल तो लिए ही होगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी कि रेंसिडिटी को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्साइड, जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब है इसको ऑक्सीजन से दूर कर देंगे। ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में लेके जा रहे हैं तो खराब हो जा रहा है, इसके लिए एक जार का प्रयोग किया जाता है कि ऑक्सीजन उसमें ज्यादा एंट्री ना करे, जिससे वो क्या होता है, बचा रहता है। अगला बोल रहा है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, जिसके और हम लोग क्या करें, इसको एयर से दूर रखने के लिए इसको टाइट कंटेनर में क्या करें, बंद रखते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं इस चीज को यूज करने के लिए जार का प्रयोग किया जाता है, शीशे का जार होता है, जिससे हवा एकदम अच्छे तरह से अंदर नहीं जा पाती है, इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट इसमें कि गंध नहीं आएगा, बैड स्मेल नहीं आएगा, बैड टेस्ट नहीं आएगा। किसके कारण, जब इसको आप लोग टाइट, यहाँ पे देखना एकदम अच्छे से लिखा है, जब इसको एयर से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, टाइट कंटेनर में इसको क्या करेंगे, रख देंगे, तो ये क्या होगा, गंधित नहीं होगा। रेंसिडिटी इसी को बोलते हैं भाई। आगे समझ में, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट फिजिकल चेंज।
सभी लोग इस चीज टॉपिक को सबसे पहले पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अभी तक आपने जितना रिएक्शन देखा है वो सभी रिएक्शन या तो फिजिकल होते हैं या तो केमिकल है। क्या? या तो फिजिकल है या तो केमिकल है, या तो फिजिकल चेंजेज है या तो केमिकल चेंजेज है। अभी हम लोग समझेंगे, चलिए आइए देखते हैं। फिजिकल चेंजेज आर चेंजेज, वो चेंज, फिजिकल चेंज वो चेंज है अफेक्टिंग द फॉर्म ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। ये क्या करता है? किसी भी केमिकल सब्सटेंस पे क्या करता है? फॉर्म तो करता है, अफेक्ट तो करता है, बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन, बट उसके केमिकल कंपोजिशन पे कोई अफेक्ट नहीं डालता है। यानी कि कहने का मतलब वह उसके केमिकल सब्सटेंस पे अफेक्ट करता है बट उसके केमिकल कंपोजिशन पे अफेक्ट नहीं करता है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसके केमिकल सब्सटेंस पे क्या कर रहा है? अफेक्ट तो कर रहा है, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन पे कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ आपके पास क्या है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है? आपके पास आइस है। आइस जैसे ही क्या होगा? गलना चालू होगा। आइस जैसे ही गलना चालू होगा ये पानी में बदला, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? उसने केमिकल सब्सटेंस में तो चेंज किया, लेकिन जैसे ही पानी को भी फ्रीज कर देंगे वैसे ही वो बर्फ बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो उसका केमिकल सब्सटेंस है सिर्फ उसमें चेंज हो रहा है, उसकी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज कभी चेंज नहीं हो रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अगर आप लोग वाटर साइकिल जान रहे होंगे तो बहुत अच्छे से पता होगा, छोटे क्लास में पढ़े होंगे। नदी समुद्र से पानी क्या होता है? इवेपोरेट करके ऊपर जाता है, वहां पे कंडेंसेशन की क्रिया होती है। कंडेंसेशन की क्रिया होने के बाद क्या होता है? प्रिसिपिटेशन, यानी कि बादल बन जाते हैं, और बादल बनने के बाद फिर से बारिश क्या हो जाती है? हो जाती है। फिर पानी गया, वाष्पित हुआ, यानी कि वेपर बना, वेपराइज हुआ, उसके बाद फिर कंडेंसेशन हुई, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हो गई। यानी कि साइकिल क्या होता है? चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। यहाँ पे देखें मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सभी स्टूडेंट कोई ना कोई रिएक्शन ही है, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हर एक रिएक्शन या तो केमिकल चेंज होता है या तो फिजिकल चेंज होता है। ये चीजें हमेशा सब लोग स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, मैं लास्ट में पढ़ाया हूं क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए। आपने अभी तक जितने भी रिएक्शन देखे वह या तो फिजिकल चेंज था या तो केमिकल चेंज था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि कहने का मतलब है स्टूडेंट, अगर मेल्टिंग ऑफ आइस है, अगर बर्फ गल रहा है तो आपको भी पता होगा गलेगा, फिर से फ्रीज कर देंगे, फिर बर्फ बन जाएगा। यानी कि जो ये वाटर है, जो पानी है, क्या इसके गुण चेंज हो रहे हैं? क्या? कभी नहीं। वो पानी से कोई दूसरा चीज नहीं बन जा रहा है, हाँ, लेकिन उसे केमिकल सब्सटेंस जरूर चेंज हो रहे हैं कि वो पानी से क्या हुआ? बर्फ बन गया, लेकिन केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो रही है। आगे समझ में चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है केमिकल चेंजेज। बोल रहा है स्टूडेंट, अ केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। यानी कि स्टूडेंट्स एक भाषा में आपको समझा दे तो बस इतना ही समझिएगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। यानी कि इसमें क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब आपसे ये भी बता दें स्टूडेंट्स एक चीज, हाँ अभी को याद आया, फिजिकल चेंजेस क्या होता है? बाई डायरेक्शनल, यानी कि वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, यानी कि एक ओर से रिएक्शन करके फिर अपनी पहली स्टेट में आ सकता है। लेकिन केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होता है? सिर्फ वन डायरेक्शनल ही होता है, यानी कि एक बार रिएक्शन हो गया तो फिर से वो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे समझते हैं कि एग्जांपल से, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। जैसे मैंने वहां से बताया था कि मिल्क से कर्ड बनना, अगर दूध से आप दही बना दिए भाई तो फिर से कहूंगा दही से दूध बना दो, तो कभी संभव नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि तुमने वहां पे क्या किया? उसके उसके केमिकल कंपोजिशन को भी तुमने चेंज कर दिया है ब्रो। तुमने क्या किया? वहां पे केमिकल कंपोजिशन को भी तुमने चेंज कर दिया है, और जब केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी तो फिर वो कभी पहले स्टेट में आ ही नहीं पाएगा। यह होता है केमिकल चेंजेस। बस इतना लिख लेना और बस इतना ही समझ लो कि इसमें क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। फिजिकल कंपोजिशन तो चेंज होगा ही होगा, नहीं भी होगा, लेकिन इसमें एकदम फिक्स है कि केमिकल कंपोजिशन जरूर चेंज होगा। जहां भी केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ वहां पे केमिकल चेंजेस ही है भाई, घबराना नहीं, एकदम अच्छे समझना। जैसे कोरोजन,
लोहे पे जंग लगना, अगर मैं तुमसे कहूं कि लोहा पे जंग लग गया है तो फिर एक नया लोहा बना दो, कभी संभव है? कभी नहीं संभव है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया भाई, केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी को क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस बोलेंगे। देखो बोल रहा है कि occurs the atom are rearranged and the reaction is accompanied by a energy change as new product and generated। क्या बोल रहा है कि वो क्या करेगा, न्यू प्रोडक्ट को जनरेट कर देगा या फिर चेंजेज या न्यू सब्सटेंस कर देगा, यानी कि जैसे ही उसको क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, वो क्या होगा, क्या होगा भाई। अब लोहा है, जैसे ही मैंने बताया अभी कोरोजन पढ़े हो, लोहा है जैसे ही क्या करता है, मॉइस्चर के एयर से एसिड से जैसे रिएक्शन करता है, अपनी शक्ति को अपनी एनर्जी को क्या करता है, खो देता है, यानी कि हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो जाता है, जिसके कारण अपनी शक्ति को क्या करता है, खो देता है। तो सेम वही स्टूडेंट्स यहाँ पे भी है, ये अपने को क्या करेगा, अपने केमिकल कंपोजिशन को ही, केमिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देगा, इसी को क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर यानी कि कागज का जलना, अगर कागज को जला दिए तो जलाने के बाद मैं फिर से कहूं कागज बना दो, कभी पॉसिबल नहीं है भाई। यानी कि तुमने यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे तुम ये कर रहे हो कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर दे रहे हो, केमिकल कंपोजिशन को भी चेंज कर दे रहे हो। वहां पे क्या हो रहा था, फिजिकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहे थे। आया समझ में? तो आशा करता हूं दोस्त आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक एग्जांपल लेकर आया हूं, आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताना। जैसे मान लो हमारे पास एक मोमबत्ती है, ध्यान देना, हमारे पास एक मोमबत्ती है, ठीक है, इसको कमेंट में आप बताना कि कौन सा चेंजेज है। मैं कहूं मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ठीक है, और बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना, इन दोनों में तुम बताओगे और हमें कमेंट में जरूर बताओगे कि मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना यानी कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कैंडल में कौन एग्जांपल है केमिकल चेंजेस का और कौन एग्जांपल है फिजिकल चेंजेस का। भाई बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है भाई क्या, कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कैंडल में कौन फिजिकल चेंजेज है और कौन केमिकल चेंजेज है। कमेंट में जरूर बताना, अगर नहीं समझ में आए तो वो भी बताना, मैं जरूर बताऊंगा उसको किसी वीडियो में कि कौन सा चेंजेज है, कौन कौन सा चेंजेज है। तो भाई आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलना। ऐसे ही बहुत बहुत अच्छे अच्छे दमदार वीडियो अभी आगे के लेसन में आने वाले हैं, बहुत शानदार आने वाले हैं। आगे तो आपको पूरा एनिमेटेड के साथ चैप्टर्स मिलेंगे, एनिमेटेड के साथ प्रैक्टिकल के साथ कराए जाएंगे, ठीक है भाई। तो आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो शेयर करना नहीं भूलना दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। तो भाई जाते जाते आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक बने रहे। भाई बस यही कहूंगा, शेयर करना नहीं भूलना और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तुम्हारे नेक्स्ट लेसन के साथ, क्योंकि आज सेकेंड लेक्चर में ही तुम्हारे चैप्टर्स यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्या होता है फिनिश होता है, समाप्त होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में विद न्यू चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।